हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। पिछली क्लास में हमने पलासी के युद्ध पर चर्चा की थी। आज हम आपके सामने बक्सर के युद्ध के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पलासी के युद्ध में विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को पराजित किया और मीर जाफर नया नवाब बन बैठा। नया नवाब बनते ही उसने अपने जो उसके साथी अंग्रेज़ थे जिनके साथ उन्होंने संधि की थी, क्लाइव और उसके अन्य सहयोगी, उन्हें अनेक प्रकार से उपकृत किया। उन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए, उनकी सहायता की। कंपनी की सेना में भी कई प्रकार के पुरस्कार बांटे गए। इसके अलावा कई प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं दी। अब धीरे धीरे यह कंपनी व्यापारिक कंपनी न रह करके एक सैनिक कंपनी बनती जा रही थी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कंपनी एक सैनिक कंपनी बन रही थी तो इसकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी, इसके उत्तरदायित्व बढ़ रहे थे। और जब कहीं भी किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उत्तरदायित्व बढ़ती हैं, तो सबसे पहले उसे क्या आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार कंपनी को अब अपने लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। मीर जाफर ने उन्हें कंपनी के अधिकारियों को यह वचन दिया था कि वह प्रति माह 1 लाख रुपये कंपनी को देगा। इसके अतिरिक्त कंपनी को कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों से 5 से 6 लाख रुपये वार्षिक आय हो जाती थी, किंतु यह आय कंपनी के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो रही थी। और इधर मीर जाफर भी अपनी जो उसने वायदा किया था कि वह प्रति महीने 1 लाख रुपये वार्षिक अंग्रेज़ों को देगा, उसे पूरा करने में असमर्थ होते जा रहा था। इस तरह वह कंपनी का बकायेदार बनता जा रहा था और कंपनी का या यूँ कहें कि कंपनी उसे अपना कर्जदार बना रही थी। इस तरह से इन दोनों के मध्य एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही। कंपनी और मीर जाफर के बीच चल रहे इस विवाद या यूँ कहें कि मनमुटाव के बीच एक नया चेहरा सामने आता है। यह नया चेहरा था उसके जामाता मीर कासिम का। ठीक उसी प्रकार जैसा कि मीर जाफर ने अपने नवाब के साथ विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से संधि की थी, बिल्कुल वैसा ही उसके साथ हुआ और उसका जो जामाता या दामाद था वह अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और उसने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की। यह संधि की गई 27/9/1760 की तारीख को। 27/9/1760 की तिथि को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के साथ एक संधि की। इस संधि के अंतर्गत प्रमुख शर्तें थीं। मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के ज़िले देना स्वीकार किया। इसके अलावा सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग दिया गया। मीर कासिम ने कंपनी के दक्षिणी अभियानों के लिए 5 लाख रुपये देने का भी वचन दिया। मीर कासिम कंपनी के दोस्तों को अपना दोस्त और शत्रुओं को अपना शत्रु समझेगा। दोनों पक्ष अर्थात कंपनी और मीर कासिम दोनों ने एक दूसरे के लोगों को अपने अपने प्रदेशों में बसने की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा कंपनी ने भी यह वायदा किया कि वह उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आवश्यकता पड़ने पर नवाब को सैनिक सहायता भी देगी। इस प्रकार से कंपनी और मीर कासिम की संधि हो गई और इस संधि को कार्यान्वित करने के लिए 14/10/1760 अर्थात 14 अक्टूबर 1760 ईस्वी को कंपनी के जो अधिकारी थे वह मुर्शिदाबाद पहुँचे। उनके मुर्शिदाबाद पहुँचते ही मीर जाफर को स्थिति का अंदाज़ा हो गया और उसने बिना किसी विरोध के ही मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग दी। अब हम क्या देखते हैं कि नए शासक के रूप में कौन आता है? मीर कासिम। बंगाल के नवाबों की श्रृंखला में एक नया नाम मीर कासिम। मीर कासिम के बारे में अगर हम बात करें तो एक शासक के रूप में वह अपने पहले के सभी नवाबों से कहीं अधिक योग्य और दूरदर्शी था। एक शासक के रूप में उसे काफ़ी योग्य माना जाता है। जैसे ही वह गद्दी पर बैठा उसने सबसे पहले कुछ प्रशासनिक दृष्टि से बदलाव करने प्रारंभ किए, जिसमें सबसे पहला बदलाव तो यह था कि वह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ऐसा उसने क्यों किया?
क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो वातावरण था, दरबार में अन्य समय समय पर षड्यंत्र होते रहते थे, जो हमने पहले देखा, जिसके फलस्वरूप शासक समय समय पर बदलते रहते थे। दरबारी अपने शासक के साथ विश्वासघात करते थे, जैसा कि मीर जाफ़र ने किया या मीर कासिम ने किया। तो सबसे पहले मुंगेर ले जाने के पीछे उसका उद्देश्य यह था कि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रपूर्ण वातावरण से दूर जाया जाए, और दूसरा कारण यह था कि मुंगेर कलकत्ता से काफ़ी दूर था, जबकि मुर्शिदाबाद नज़दीक था, और इस प्रकार वह अंग्रेज़ों से भी एक दूरी बनाए रखना चाहता था। यद्यपि उसने भी शासक बनने के साथ ही कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कृत किया। वेंसीटॉट, हॉलवेल आदि को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी रुपये दिए गए और उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो पहला काम तो उसने किया राजधानी परिवर्तन। दूसरा जो काम था मीर कासिम का, वह था सेना का गठन। अपनी सेना का गठन उसने यूरोपीय पद्धति पर किया। इसके अलावा मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का एक कारखाना भी मीर कासिम ने स्थापित किया। तो ये तो थे उसके कुछ प्रशासनिक कार्य। इसके बाद अब वह राज्य की आर्थिक स्थिति की ओर आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है, जो कि काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मीर जाफ़र के समय से ही राज्य पहले ही काफ़ी वित्तीय रूप से काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था। तो इस क्षेत्र में उसने कुछ विशेष पहल की, जिसमें सबसे पहली पहल के रूप में हम देखें तो उसने कुछ नए कर लगाए और जो पुराने कर थे उसका भी 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया। इसके अलावा जो कुछ अधिकारी भ्रष्ट थे अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त थे, गबन इत्यादि करते थे, उनको उसने दंडित किया और योग्य अधिकारियों की भर्ती की। उसके दरबार में योग्य लोगों का सदा ही सम्मान किया जाता था। तो इस प्रकार उसने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। अब हम देखते हैं कि मीर कासिम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध कैसा था। वास्तव में अंग्रेज या यूं कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लिए एक कठपुतली शासक की खोज कर रही थी, जैसा कि मीर जाफ़र के संदर्भ में था। उन्होंने मीर कासिम को भी एक कठपुतली शासक ही बनाने का प्रयत्न किया, किंतु यह एक योग्य शासक था और इसने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कुछ प्रयास किए। इन बातों को लेकर धीरे धीरे कंपनी से इसका प्रतिरोध स्थापित होने लगा, क्योंकि कंपनी के जो नुमाइंदे थे या गुमास्ते थे वह जनता पर मनमानी करते थे और कर वसूलने का काम करते थे, और यह नवाब के राजनीतिक और कानूनी अधिकारों का हनन था। तो ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी जिन पर इन लोगों का मतभेद चल रहा था, लेकिन झगड़े का जो सर्वप्रमुख कारण था यह आंतरिक व्यापार पर लगने वाले कर थे। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी किया था। इस फरमान के द्वारा उसने कंपनी को आयात और निर्यात दोनों प्रकार के करों से छूट दे रखी थी। अतः यह मुगल शासक फर्रुख सियर का दिया हुआ फरमान था, तो इसको लेकर बंगाल के नवाब का कंपनी से कोई विवाद नहीं था। विवाद की मुख्य वजह जो थी वह एक अधिकार पत्र था जिसे दस्तक के नाम से जाना जाता है। दस्तक एक प्रकार का अधिकार पत्र या आज्ञा पत्र था जिसे कलकत्ता काउंसिल के प्रधान ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को दी थी, और ये जो अधिकार पत्र था इसके द्वारा कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे और धनार्जित करते थे, और इस प्रकार के व्यापार से जो भी धन लाभ होता था उससे नवाब को कोई भी कर नहीं दिया जा रहा था, जिसे लेकर नवाब अपने मन में क्षुब्ध हो रहा था, या यूँ कहें कि उसे यह बात नागवार गुजर रही थी। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने धन लेकर के ये दस्तक नाम का जो आज्ञा पत्र था भारतीय व्यापारियों को भी बेचना शुरू कर दिया, और इस प्रकार वे भी कर मुक्त होने लगे, और इस प्रकार उनके कर मुक्त होने के साथ नवाब की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी, क्योंकि उसे जो भारतीय व्यापारियों से कर मिलता था अब वह भी उसके हाथ से निकल गया। इन सब बातों को लेकर के धीरे धीरे मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। अंततः मीर कासिम ने इन सभी से बाहर निकलने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया। उसने राज्य से सभी आंतरिक कर हटा लिए। अब भारतीय व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी दोनों एक समान हो गए, क्योंकि दोनों को ही कर नहीं देना था।
तो इस प्रकार देखा जाए तो नवाब ने एक अच्छा कदम उठाया था, किंतु अंग्रेज इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब दस्तक का दुरुपयोग वह नहीं कर सकते थे। और इस बात का, या यूँ कहें कि इस बात का बदला लेने के लिए तत्कालीन पटना नगर के तत्कालीन अधिकारी एलिस ने पटना नगर पर आक्रमण कर दिया और युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। 1763 ईस्वी में कंपनी और नवाब के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें नवाब हार गया और वह वहां से बच निकला। अब नवाब कहाँ पहुंचता है? अवध। और वहां जाकर वह अवध के नवाब तथा तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलता है और इन 3 लोगों का एक गुट बनता है जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से इन तीनों की सम्मिलित सेना और अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर नामक स्थान पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यह तिथि हम याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि। कई परीक्षाओं में इस तिथि के बारे में पूछा जाता है, तो हम इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को प्रारंभ होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना लगभग 7000 के आसपास थी, जबकि अवध और बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट, इन तीनों की सम्मिलित सेना में 40 से 50 हजार के बीच सैनिक थे। किंतु यह सम्मिलित सेना युद्ध में पराजित हो गई और विजयश्री अंग्रेजों के ही हाथ लगी। इस युद्ध के पश्चात अगर हम बात करें इस युद्ध के महत्व की, तो यह भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा, क्योंकि अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय ने बंगाल का उन्हें पूर्ण रूप से स्वामी बना दिया। जिस भवन की नींव पलासी के युद्ध में रखी गई थी, अब वह एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि इस नींव पर भवन बनाने का काम बक्सर के युद्ध ने किया। और नवाब के हाथों से, या यूँ कहें कि भारतीयों के हाथों से, बंगाल सदा सदा के लिए निकल गया और अंग्रेज बंगाल की अकूत धन संपदा और बंगाल के स्वामी बन गए। और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। तो आज की क्लास में बस